Alright guys, today we're gonna start up with something technical. अकाउंटिंग की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं. आपने अकाउंटिंग पढ़ी भी होगी ना, तो आपको ये सब करना पड़ेगा. ये प्रोफेशंस भी हैं और ये ब्रांचेस भी हैं. एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, डेबिट क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट पार्टनरशिप सोल ट्रेडर रेशोज, ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन होता है. जब आप A2 पढ़ रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में भी कोर्सेज आएंगे आपके अकाउंटिंग के, कम वॉट में आएंगे. आप BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, आपको ये पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, तो बेहतर है आप अभी पढ़ लें. एक ये ब्रांच होती है, एक ऑडिट की ब्रांच होती है. मतलब आपने ये सब पढ़ा हुआ होगा तो फिर ये दूसरी ब्रांचेस में आप जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं. ऑलराइट, बट ये दो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए. सही है. अब एक चैप्टर ओ लेवल्स में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा ओ लेवल्स में कोई मसले की बात नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के नाम से. ठीक है, उसमें क्या होता था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में, आप कॉस्ट डिफाइन करते थे बाय कैटेगरी. किसी को नहीं मालूम, कोई घबराने की बात नहीं है. आई विल टेल यू, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है तो उसमें ये कवर हो, ये आएगी चीज़, ये आएगी तो आगे वाला भी पढ़ सकेंगे. कॉस्ट बाय कैटेगरी की क्या होता था कि दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं हमारे पास. एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है स्लैश फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, जब आप कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि बॉटल बनानी है मुझे, अब मुझे इसके लिए बेसिक क्या चीज़ें चाहिए. प्लास्टिक चाहिए. ठीक है, एक ऐसी लेबर चाहिए जो उसका डिज़ाइन बना सके. ठीक है, हर बॉटल का सेम डिज़ाइन होता है क्या? नहीं. एक ऐसी लेबर चाहिए जो उसका डिज़ाइन बना सके. एफिशिएंट लेबर, क्वालिफाइड लेबर वी टॉकिंग अबाउट. ठीक है, फिर अगर मैं ये डिज़ाइन किसी से बोरो कर रहा हूँ तो मुझे उससे भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे. तो ये सारी कॉस्ट क्या है? कंपल्सरी कॉस्ट है या कंपल्सरी कॉस्ट है कि नहीं है? इसके बगैर बॉटल बन सकती है इन सारी कॉस्ट के? जो कंपल्सरी कॉस्ट है उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. उनका बिहेवियर भी डायरेक्ट होगा, उनका बिहेवियर भी डायरेक्ट होगा, और वो नज़र भी आ रही होंगी कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. उनकी इन्वॉल्वमेंट भी डायरेक्ट होगी. अच्छा जी, इसके ऊपर रैपर चढ़ाना, इसका कलर, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट कॉस्ट है. क्या इनके बगैर बॉटल नहीं बनेगी? रैपर के बगैर बॉटल एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, कलर के बगैर बॉटल एग्जिस्ट नहीं करती है. इसके ऊपर जो ये कार्विंग्स हुई हुई, ये भी क्या है? कंपल्सरी है या नहीं है? जो कॉस्ट कंपल्सरी नहीं है वो क्या है यहाँ भाई? इनडायरेक्ट कॉस्ट है. अब हम लिखेंगे इनकी डेफिनेशंस, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज नहीं पता होंगी तो आगे की बात नहीं पता चलेगी. Direct costs are all those costs that are directly attributable to the production. In other words, production cannot be carried out without incurring these costs. ये सारी वो कॉस्ट हैं जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको बॉटल बनाने की. ठीक है, बॉटल बनाने की. अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल, दूसरा टर्म है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट स्लैश फैक्ट्री ओवरहेड्स आर द कॉस्ट दैट आर इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन. In other words, these costs increase the efficiency of production or add value to the production. Prime example हमारे सामने इस वक्त है, बाहर फाइबर की चेयर्स पड़ी हुई हैं. ठीक है, और ये भी चेयर्स हैं. मैसिव डिफरेंस क्या है? कुशन, क्लॉथ, राइटिंग टैबलेट. ठीक है, चेयर तो वो भी पड़ी हुई है. उस चेयर और इस चेयर में डिफरेंस क्या है? वैल्यू ऐड हुई हुई है. ये महंगी नजर आ रही है देखने में, और वो क्या है? उसका क्या मसला है? और क्या वो कंफर्ट जोन में है आपके? ठीक है, तो वो उसमें एफिशिएंसी कम हुई हुई है इन्वॉल्व, इसमें एफिशिएंसी
ज़्यादा हुई हुई। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सुपरवाइजर सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अब आगे की जो फर्दर स्टडीज है उसमें सिर्फ ओवरहेड्स का वर्ड यूज़ होगा। ओवरहेड्स का मतलब ही क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। याद रहनी चाहिए ये चीज़, ठीक है? ऑलराइट, ये तो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जितना भी था पोर्शन डिस्कशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सीन नहीं होता, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट बाय कैटेगरी तो होती ही होती है। आप डिस्कशन करते हैं कॉस्ट बाय बिहेवियर। क्या डिस्कशन करते हैं? कॉस्ट बाय। जैसे मेरे टाइम के जो टीचर्स थे, फॉर एग्जांपल, सॉरी, मेरे जो टीचर्स का टाइम था उसमें पता है क्या होता था? उसमें टीचर्स बड़ा जज करते थे स्टूडेंट्स को। कहते थे यार ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। मतलब आप थोड़े से नोटोरियस होते थे ना, मिस्टीवियस होते थे, क्लास में शैतानियाँ करते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन आपका बिहेवियर नहीं था, डिसिप्लिन कम था या बिल्कुल नहीं था। वो कहता था नहीं है पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है? और आपका डिसिप्लिन था, आप थोड़े से वीक भी होते थे, मेहनत कर रहे होते थे ना, वो कहते थे नहीं पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है? मेरी जनरेशन के टीचर्स ने क्या किया, उन्होंने ये कैटेगरीज साइड लाइन कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके साथ आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, जो मेहनत करते हैं, एंड में मेहनत करते हैं, शुरू में नहीं करते, ठीक है? और उनका डिसिप्लिन नहीं भी होता, आपको बार बार चीज़ें रिपीट करवानी पड़ती। दिस वाज माय जनरेशन ऑफ टीचिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने टीचिंग बाय बिहेवियर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, ठीक है? अलग अलग बैचेस बनाने शुरू कर दिए कि यार ये थोड़ा सा मिस्टीवियस बैच है, इन सबको एक साथ कर दो, पढ़ने वालों को एक साथ कर दो। इस तरह किया उन्होंने, ठीक है? इसी तरह मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फर्दर बिहेवियर देखना होता है कॉस्ट का, सही है? हम पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, सही है ना? पे अटेंशन। आप क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल का एक पूरा पेज बना लेंगे अलग से, उसके बाद डेफिनेशन उसके आगे कॉपी करेंगे। ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बर्गर जॉइंट। लेट्स अस्यूम हम लोग सब मिल के ना एक बर्गर जॉइंट खोल लेते हैं, खोलने का सोचते हैं। एक बर्गर बनाने के लिए काउंट करना शुरू करते हैं क्या क्या कॉस्ट रिक्वायर्ड होती हैं। ऑयल, बन्स, एक ऐसा शेफ़ जो बर्गर बना सके, बीफ, चिकन, सॉसेस, ठीक है? फिर एक जगह भी तो हम रेंट पे लेंगे, उसका रेंट कितना है सोचा हुआ हमने? मैंने टर्म क्या यूज़ किया है यहाँ पे? बजटेड का सोचा हुआ है हमने, अभी एक्चुअल का नहीं पता हमें कितना है। फिर हमने एक सेलिब्रिटी से बात की, उन्होंने कहा क्योंकि हमारा नया बर्गर जॉइंट है, आप लोगों में से वो सेलिब्रिटी किसी की कज़न है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास शुरू के 5-6 महीने काम करें, जितने भी बर्गर सेल होंगे ना उसका आप कितने % लेंगी? $3 लेंगी पर बर्गर सोल्ड। और उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ बर्गर सोल्ड पे थोड़ी, मैं यहाँ पे मेरी पर्सनालिटी इतनी है कि मैं बर्गर सेल करने नहीं आ रही, सिर्फ मैं सैलरी भी लूँगी इसकी एक लगी बंदी। कितनी सैलरी ले रही है वो? 4,000। हमने सोचा कि हम बर्गर कितने का सेल करेंगे? $40 का। कितने यूनिट सोचे हुए थे हम सेल करेंगे? 4,000 बनाएंगे, सॉरी 4,000, और बेचे कितने हमने? 3,000। ये भी बजटेड है? बजटेड, हाँ, सोल्ड, ठीक है? सोल्ड तो एक्चुअली होंगे ना, जो आपने बर्गर सेल किए हैं वो आप एक्चुअल डेटा पे होंगे। और एक्चुअली आपने बनाए कितने थे ये सोचे हुए थे, और एक्चुअली बनाए कितने हैं? 4,500। एनी प्रॉब्लम? अब ज़रा डिस्कशन शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये वो कॉस्ट है कि जब ऑर्डर्स आएंगे तभी इनकर करनी होगी कि नहीं?
जब बर्गर के ऑर्डर्स आएंगे तभी ये कॉस्ट इनकर होगी ना, या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी, मतलब काम हो रहा है, बर्गर्स बन रहे हैं या बेच रहे हैं, वो उसको छोड़ें, वो कॉस्ट इनकर करनी पड़े या ना करनी पड़े, ये वो कॉस्ट है सारी कि बर्गर्स बनेंगे तो इनकर होगी ना। ये कौन सी कॉस्ट है? बर्गर्स बेचेंगे तो इनकर होगी कि नहीं? $3 पर बर्गर सोल्ड, ये कौन सी कॉस्ट है? बर्गर्स हो या ना हो, बने या ना बने, बिके या ना बिके, हमें कॉस्ट इनकर करनी है। एनी प्रॉब्लम? अब आप देख रहे हैं मैं आपको कॉस्ट का बिहेवियर बता रहा हूँ कि कौन सी कॉस्ट बर्गर्स बनाने पे डिपेंडेंट है, कौन सी कॉस्ट बर्गर्स बेचने पे डिपेंडेंट है, और कौन सी कॉस्ट बर्गर्स होंगे तो इनकर होगी, और कौन सी कॉस्ट बर्गर्स बने या ना बने तब भी इनकर करनी पड़ेगी। मतलब आप क्या देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं कितना है। ये वो कॉस्ट है कि बर्गर्स बने या ना बने, मुझे नहीं ये सैलरी देनी है, सैलरी का इनकी पोर्शन है ये। एनी प्रॉब्लम? ये कॉस्ट आपको देनी है कि नहीं देनी पड़ेगी, लाजमी देनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी हैपनिंग। बर्गर्स बन रहे हैं या बिक रहे हैं, उसको छोड़ें, आपको देना पड़ेगा ये। एनी प्रॉब्लम? अब हम हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की, सही है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे आप वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? आर ऑल दोस कॉस्ट दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल। एग्जाम्पल में कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। पहले नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसकी टेक्निकलिटी भी एक्सप्लेन करता हूँ, ग्राफ्स भी आएंगे, बनाने ग्राफ्स। ऑलराइट गाइस, हम ज़रा थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट नज़र आ रही है? ये वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है? जी सर। जितने ज़्यादा बर्गर्स बनेंगे उतनी ये कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी, ऐड होती रहेगी। बंस, शेफ, बीफ एंड चिकन, सॉसेस, शेफ हर बर्गर की यही बोलेगा। इसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में दिहाड़ी बोला जा रहा होता, इफ यू अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ही ज़्यादा दिहाड़ी होगी, कहते हैं ना। तो शेफ भी इसी कंडीशन पे काम कर रहा होता। गेट माई पॉइंट गाइस। एक और वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी? सैलरी जो $3 ये भी तो वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं? मुझे बताएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन रही? 15, 18 बन रही कि नहीं बन रही? जी। जितने भी बर्गर्स बने ये $18 क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये तो डील पहले ही तय हो जाएगी ना आपकी, कि नहीं? पाकिस्तान में क्यों इम्पैक्ट आता है प्रोडक्शन कॉस्ट पे? वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ये वाली कॉस्ट फिक्स नहीं रहती। 18 वाली महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी ऊपर नीचे हो रही होती है कि ये वाली कॉस्ट फ्लक्चुएट हो रही होती है, इसलिए हमारे बिजनेसेस बेचारे रोते रहते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं पहला पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? $18 यहाँ लिख दूंगा। जी सर। ये $18 क्या रहेगी? जितने भी यूनिट्स बने उस पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। बर्गर्स आप 10,000 बर्गर्स बना लें यार, 2,000 बनाए, 100 बनाए, 2 बनाए, ये $18 क्या रहेगा? सेम। कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल। 0 पे $18 आपको इनकर नहीं करनी, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता रहेगा ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऐड होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन यहाँ देखिएगा मैंने TVC लिखा हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखा है। समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? दाऊद, अहमद, वानिया, मुर्तज़ा, समद, ओ आमिश, एनी प्रॉब्लम? कशफ? Okay, let's move forward guys. Alright guys, let's discuss fixed costs. Fixed costs are the costs that remain constant at any activity level. Fixed cost per unit decreases as activity level
इंक्रीजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 हमारी फिक्स कॉस्ट थी, हमने 1,000 बर्गर्स बनाए तो पर यूनिट क्या आ जाती है 10। 2,000 बर्गर्स बनाने पे फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी पर यूनिट पर बर्गर कितनी हो जाएगी 5। 3,000 यूनिट्स बनाने पे कितनी हो जाएगी 3 पॉइंट। आप ट्रेंड देख रहे हैं 10 से 5 पे आ गई 5 से, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती रहेगी, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती रहेगी। अब आपको समझ आ रही है कि ये बाकी ये जितने भी स्कूल्स हैं ये क्यों एडमिशन के पीछे पड़े रहते हैं, इनका लिमिट क्यों नहीं है जी हमने 200 बच्चे लेने हैं एडमिशन लेने हैं और बस बात ख़त्म हो गई। कुछ स्कूल्स करते हैं ऐसा आपके सामने, तो उनकी क्वालिटी भी मेंटेन हुई हुई होती है, उनको अपना जो रेंट होता है ना बिल्डिंग का वो कवर करना होता है। यू गेट माई पॉइंट। तो जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतनी जल्दी रेंट कवर होगा। ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, 0.01 तक चला जाएगा, लेकिन ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। बिल्कुल करीब आ जाएगा ये कर्व यूनिट्स के, लेकिन कभी भी ज़ीरो पे फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू गेट माई पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी एक्टिविटी लेवल। ज़रा ऊपर एग्जांपल में देखते हैं फिक्स कॉस्ट थी क्या क्या हमारे पास यहाँ पे, बताएंगे ज़रा। रेंट कितना 8,000 और 4,000। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या बन जाती है, काम हो या ना हो आई हैव टू इनकर दैट कॉस्ट। ये हमारी हो गई 12,000 मेरी किसी भी लेवल पे क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, पैरेलल होगी एक्टिविटी लेवल के। सिमिलैरिटी देख रहे हैं, वहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट थी, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। ये आता है एमसीक्यूज में इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम गाइज, कोई ऐसा प्रॉब्लम? थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। ऑलराइट गाइज, लेट्स डिस्कस सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल आर द कॉस्ट that have one characteristic of variable cost and one characteristic of fixed cost। जैसे कि एक टेलीफोन बिल आता है, टेलीफोन बिल में आपने देखा होगा एक लाइन रेंट आता है, उसकी वैल्यू है $200। वो आपको पे करना ही करना है इर्रिस्पेक्टिव आप फ़ोन यूज़ करते हैं, कॉल्स करते हैं कि नहीं करते। फिर एक आता है सरचार्ज पर कॉल $2। ये क्या है आपका वेरिएबल सेक्शन है कॉस्ट का। एट 200 कॉल्स हमारा बिल कितना होगा 200 लाइन रेंट, और ये कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 200, तो टोटल क्या आ जाएगा 600। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दूंगा, क्या बन जाएगा 1000। 600 कॉल्स पे क्या बन जाएगा 1400। एनी प्रॉब्लम? हमारे पास एग्जाम्पल में सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, कौन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कि एक पोर्शन वेरिएबल है और एक पोर्शन फिक्स्ड है, कौन सी? ये वाली सैलरी, ठीक है। दिस इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ये जो $50 है ना, इसको हम पता है क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ। हाँ भाई, कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है सेल्स पे डिपेंडेंट है? ये प्रोडक्शन। इसको क्या नाम देंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ। लिखेंगे अपने पास ये एग्जांपल वाले पेज, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी कॉस्ट है, $3 पर बर्गर सोल्ड, वेरिएबल। अच्छा, इसका बिहेवियर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। बस ये बर्गर, ऊपर वाले का इसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। क्या नाम देंगे, वेरिएबल सेलिंग। क्वेश्चन में ये नाम आएंगे, इस तरह नहीं लिखा हुआ आएगा, इस तरह लिखा हुआ भी आएगा तो आपको खुद कैटेगराइज करना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइप्स आई हुई हैं क्वेश्चन की पास पेपर से। इसका क्या नाम होगा, हाँ भाई, किस एक्टिविटी के लिए 4,000 पे हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए सेल्स के लिए?
सेल्स के लिए, तो इसके लिए क्या नाम लिखा जाएगा? फिक्स्ड सेलिंग डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट इनके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, नहीं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? फिक्स सेलिंग ओवरहेड। और 8000 का क्या नाम होगा मुझे बताएं यार, ये जगह जो हम ले रहे हैं Fixed. बर्गर, फिक्स्ड व्हाट, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? फिक्स्ड डायरेक्ट पहले प्रोडक्शन होगी तो सेल्स होंगी, या पहले सेल्स होंगी फिर प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन इसके लिए नाम क्या लिखा जाएगा? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। इनडायरेक्ट बिहेवियर है ना इसका। अच्छा हाँ हम ऐसी जगह भी जानते हैं जहाँ बगैर जगह के भी बन कबाब बन रहे हैं, बर्गर्स बन रहे हैं ना। सही। बगैर जगह के भी प्रोडक्शन हो रही होती है कि नहीं हो रही होती? ठेला भी तो लगा सकता था, फॉलो दैट। तो उसका बिहेवियर क्या है? इनडायरेक्ट। एनी प्रॉब्लम? सर ये क्या लिखा है? वेरिएबल सेलिंग वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ओवरहेड O/H जो है वो उसका अब्रीविएशन। एनी प्रॉब्लम गाइस? अच्छा, ये तो हमने कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन सीखी कि कौन सी कॉस्ट कैसे किस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। कॉस्ट बाय बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, समझ पे अटेंशन। कॉस्ट बाय बिहेवियर पढ़ रहे हैं। पहले तो आइडेंटिफाई किया कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है, वो भी देखा कौन सी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, उसका नाम भी लिखा है आगे। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब ज़रा एक प्रॉब्लम देखें क्या है। हमने एक्चुअली बर्गर्स बनाए कितने हैं? 4500। बेचे कितने हैं? तो हमारे पास जो है डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1500 का। ये तो होगी ऑब्जर्वेशन। 1500 का सामान बचा हुआ है या अभी तक सेल नहीं किया, यही बात होगी ना। जी। ऐसे सामान को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में? इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ये तो अभी मैंने आपको देख के ऑब्जर्वेशन से ही बता दिया। ठीक है, ज़रा देखते हैं हमने इसकी अप्रोच कैसे डिटरमिन करनी है। आप क्या करेंगे सबसे पहले, अब एग्जाम्पल वाले पेज पे नहीं लिखना है ये। यूनिट सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग यूनिट्स। यूनिट सोल्ड कितने हैं हमारे पास? एग्जाम्पल वाले पेज को खोल के रखें, कितने हैं? यूनिट सोल्ड हमारे पास नहीं है 3000। क्योंकि बिजनेस नया है हमारा तो ओपनिंग यूनिट्स तो नहीं होंगे जी। नो नो, एग्जाम्पल का सोल्यूशन पहले अप्रोच डिटरमिन करेंगे, अप्रोच क्या लेके चलनी है। प्रोड्यूस कितने हैं? एक्चुअल, बजटेड की बात नहीं कर रहा। जब एक्चुअल डेटा होगा तो 4500। कैन आई फाइंड दिस एज, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए कहा था, प्लस माइनस करके आपके पास वैसे ही आंसर क्या आ जाएगा? 1500 लिखेंगे अपने पास में। ऑल राइट, डू वी हैव सेलिंग प्राइस पर बर्गर? यस। डू वी हैव प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल? लेकिन हमारे पास पता है क्या चीज़ नहीं है, हमें ये नहीं मालूम कि इस 1500 को कैसे वैल्यू करेंगे, किस पे वैल्यू करेंगे। इस टॉपिक का नाम ही है कि इस 1500 को कैसे वैल्यू किया जाएगा। अपने पास आप हेडिंग देंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन थ्रू marginal costing and absorption costing. Inventory valuation through marginal costing and absorption costing. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे अपने पास। We're doing the difficult stuff before and then we're going to discuss the basic baby stuff, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजियर हो। मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। प्रॉफिट स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिख लें अपने पास
marginal costing, Suhu's Burgers, name of the business. Alright guys, 2 columns, calculator, everybody. एग्जाम्पल वाला पेज फ्लिप करते रहिएगा बार बार, मुझे बताएंगे। अब अकाउंटिंग तो डॉलर में होती है ना, यूनिट्स में तो नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स निकाल के दें, कैसे आएंगी सेल्स? सेल्स आएंगी 40 यूनिट सोल्ड वर्सेस टोटल कॉस्ट। यूनिट सोल्ड कितने मेरे पास? 3000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 40 सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। तो समझ आ गया सेल्स कैसे आएंगी? जी सर। यस यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 40। 20,000। एनी प्रॉब्लम? अब मैं ये हेडिंग दूंगा लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट याद है? यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते थे, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसकी मैं लॉजिक बताऊंगा थोड़ी देर में। गिनना शुरू करते हैं ज़रा। हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री थी? डिड वी हैव एनी ओपनिंग इन्वेंट्री? नो। यहाँ पे तो नहीं लिख दूंगा मैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब ज़रा नाम देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स नाम पे ऑब्जर्वेशन नहीं रखते, फॉर्मेट याद करने में बहुत जोर लगा हुआ होता है हमारा, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। कितने यूनिट्स बनाए हमने इस साल? 4500। कितने यूनिट्स बनाए एवरीबॉडी? 4500। ऊपर हेडिंग क्या दी हुई मैंने? नहीं, ये सेक्शन जो चल रहा है इसके नीचे चल रहा है, इसलिए मैंने रेड में भी लिखा है। हेडिंग क्या दी हुई यहाँ पे? ये 4500 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बताएंगे जरा? 15। यस, एनीवन एल्स? जी सर। ये 4500 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18। नाम क्या है? ना हेडिंग क्या दी हुई है मैंने वहाँ पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 होगी। एक्सीलेंट। क्या जान 15 क्या है मेरा? प्रोडक्शन के लिए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है। ये तो मैडम बेचारी बेचने के लिए आएंगी हैं, ये बर्गर तलने के लिए रखा है ना? नहीं। कॉमन सेंस। इसलिए सेलिब्रिटी क्यों बुलाते हैं भाई आप? सेल्स के ये मोइन खान एकेडमी की क्रिकेट क्यों इतनी फेमस है, बताएं ज़रा मुझे। सेलिब्रिटीज आते हैं, यही एडेड एडवांटेज है ना, कि नहीं है? Yes. और भी क्लब्स हैं, नेशनल बैंक भी है, क्रिक क्लब भी है। क्रिक क्लब महंगा क्यों है? गोल्फ क्लब महंगा क्यों है? ठीक है, एयरमैन्स क्लब भी है। तो इनको इसलिए रखा है ताकि क्या इंक्रीज हो, सेल्स इंक्रीज हो ना। तो इनकी जितनी भी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है? यूनिट्स प्रोड्यूस पे, यूनिट सोल्ड पे? यूनिट सोल्ड। किस पे डिपेंडेंट है? यूनिट्स सोल्ड पे। हावेवर प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी है मेरे पास? ये 15 है और ये 8000 है। ये तो फिक्स्ड है। अभी हम बात ही किसके बारे में कर रहे हैं? सिर्फ वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम फरीद? एनी प्रॉब्लम? तो ये 4500 किस पे वैल्यू होगा? 15। बताएंगे क्या आता है? एवरीबॉडी कैलकुलेशन साथ करेंगे क्लास के। 67,500। इसमें से कितने यूनिट सेल नहीं हुए हैं? 1500। तो वो भी किस पे वैल्यू होंगे? ये किस पे वैल्यू किया आपने? 15 पे। तो इसमें से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। क्या नाम लिखूंगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500। लेकिन वैल्यू किस पे होगा? ये कॉस्ट किस पे वैल्यू हुई है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो ये भी किससे वैल्यू होगा फिर? क्या आता? 22,500। अब आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। मुझे एक बात बताएं, मैं अभी थोड़ा मुश्किल पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि समझ आए। मुश्किल नहीं है। ये जो कॉस्ट आएगी इन दोनों को माइनस करिए, कितने यूनिट्स की कॉस्ट आएगी? फरीद? जो सोल्ड है। कॉमन सेंस। 4500 में से
के यूनिट्स में से मैंने कौन सी कॉस्ट एलिमिनेट कर दी? 1500 वाली। तो जो माइनस करके कॉस्ट आ रही है वो कितने यूनिट्स की आ रही है? 3000 की। कितनी आ रही है वानिया? 45,000। अब आप कहेंगे सर आपने ये डायरेक्टली क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों वर्किंग कर ली? भाई टॉपिक ही इसके बारे में, हेडिंग क्या दिलवाई है मैंने कि ये 1500 किस पे वैल्यू होगा? यहाँ पे किस पे वैल्यू हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, ये 45 यूनिट कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3000 सेल्स भी कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 3000 माइनस करके आंसर क्या आ रहा है? 75,000। क्या हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी है? नो, प्रोडक्शन वाली सारी, प्रोडक्शन वाली सारी कर दी है, एक वेरिएबल कॉस्ट बाकी है। कौन सी वाली? $3 पर कौन सी वाली? सेलिंग। मायरा खान की जो वेरिएबल सेक्शन का कॉस्ट का पोर्शन था। लेकिन वो कितने यूनिट्स पर डिपेंडेंट है कॉस्ट? सोल्ड। वो कितने यूनिट्स पर डिपेंडेंट है कॉस्ट फरीद? 3000। $3 जो उनकी सैलरी है किन पे डिपेंडेंट है वो? पर बर्गर सोल्ड। तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा इसको? 3000 से या 45 यूनिट से? $3 किससे मल्टीप्लाई होगा? यूनिट सोल्ड से। एनी प्रॉब्लम? क्या आ जाता? एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या आता है? 66। क्या आ रहा है? 66। ओके, ये 66,000 जो आंसर आया है, मुझे ज़रा ऑब्जर्व करें, ये 9,000 भी वैल्यू किस पे कैलकुलेट हुई है? सोल्ड। यूनिट सोल्ड पे। ये सारा कॉलम ही कितने यूनिट्स पे है? सोल्ड पे सब सोल्ड। तो ये 66,000 आ रहा है आंसर, ये भी किस पे होगा? सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड पे। एनी प्रॉब्लम एट दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम है? दाऊद, आमिश, वानिया? इसको पता है नाम क्या देते हैं 66,000 को? इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। डेफिनेशन लिखेंगे अपने पास की, नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, इस पेज पे नहीं लिखिएगा। ओके, वी स्टॉप्ड एट कंट्रीब्यूशन। ये जितना भी कॉलम है ये कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था? 3000 यूनिट्स। एनी प्रॉब्लम एट दिस? नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, हमने कुछ चीज़ें लिखी थी। ये कंट्रीब्यूशन होता क्या है? एक नोट यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। दैट्स फाइन। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है दे आर नोन एज मार्जिनल। का मतलब क्या होता है? मार्जिनल मीन्स कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। अभी मैं प्रोड्यूसिंग नहीं बोल रहा। प्रोड्यूसिंग से हमारा मसला ये है कि हम लोग सिर्फ वो किताबी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे होते हैं। देयर इज अ मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर इज अ मार्जिनल बेनिफिट टू। ऑलराइट, सिर्फ कॉस्ट में मार्जिनल के बारे में बात नहीं हो रही होती। इत्तेफाकन यहाँ पे बात ही क्या हो रही है? वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल बोल रहे होते हैं। ठीक है, मार्जिनल एक्चुअली मीन्स एनी कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग दोनों। सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं एक्स्ट्रा हो रहा होता, सेल्स पे भी एक्स्ट्रा हो रहा होता। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ की जितनी भी मार्केट है डिफेंस क्लिफ्टन की, ये मार्जिनल मार्केट है। सेलिंग समथिंग एक्स्ट्रा, जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। यू गेट माई पॉइंट? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन is the marginal profit earned on each extra unit sold. You'll underline this. On each extra unit sold. ठीक है? By the business. It is calculated by eliminating or deducting all variable costs. All variable costs का मतलब क्या है? प्रोडक्शन वाली भी और सेलिंग वाली भी. From selling price per unit or sales. Any problem? I made you write down 4 formulas over here. देखते हैं ज़रा। पहले तो हमने स्टेटमेंट बना ली थी। If you understand, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई थी हमने। कंट्रीब्यूशन कितना रहा था? 66,000। क्या किया था हमने? सेल्स में से पहले मैंने क्या एलिमिनेट किए? सारी
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स पे गाइस ऑन द बोर्ड, कितने यूनिट्स पे एलिमिनेट किए हैं सारी? 3000 क्या था? यूनिट सोल्ड था, यूनिट्स प्रोड्यूस था? यूनिट सोल्ड। ऑलराइट, फिर उसमें से मैंने एक और वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, दैट इज वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, दैट इज 9000। ऑलराइट, ये भी किस पे आई थी कॉस्ट? 3000 यूनिट्स पे। तो ये जो आंसर आ रहा है ये भी कितने यूनिट्स पे आ रहा होगा? इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैसे आएगा? 66,000 डिवाइड बाय व्हाट? क्या आता बताएं? 66,000 डिवाइड बाय 3000, $22 पर यूनिट। ठीक है, ये सोल्यूशन वाले पेज पे नहीं लिखना, ये ऊपर कहीं कोने पे वर्किंग कर लें। फॉर्मूला क्या बना है मेरे पास यहाँ पे? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, देख लें। तो एक फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया। ये आंसर जो है इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? और मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फिर क्या करूँगा? तो एक फॉर्मूला मैं परम्यूटेशन बना रहा हूँ उसी फॉर्मूला की। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दूसरी परम्यूटेशन क्या बन गई? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, क्योंकि आगे ये चीज़ें काम आएंगी, ये हमने डिराइव कर लिया एक तरह से प्रॉफिट स्टेटमेंट से इसको, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्रॉफिट स्टेटमेंट में हमने क्या किया? प्रॉफिट स्टेटमेंट में क्या किया? टोटल सेल्स माइनस व्हाट? ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? और एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पर यूनिट डेटा को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखते हैं कैसे आएगा ये। क्वेश्चन में जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, सेलिंग प्राइस कितनी थी? 40 थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? देखें ज़रा यहाँ आके एग्जाम्पल वाले पेज पे वेरिएबल कॉस्ट काउंट करना शुरू करते हैं। कौन कौन सी थी वेरिएबल कॉस्ट? 15 थी और ये 3 थी। 15 थी और 3 थी, इफ यू कैन रिकॉल। तो 40 माइनस 15 माइनस क्या आता? 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा? -40 माइनस 15 माइनस 3। एनी प्रॉब्लम? कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास और कौन सी कॉस्ट रह गई हैं इस एग्जांपल में, बताएंगे ज़रा? मैंने ये अकाउंट फॉर कर लिया, मैंने इनकी सैलरी भी अकाउंट फॉर कर ली, सही है? इनको ये सारी अकाउंट फॉर कर लिए और ये भी अकाउंट फॉर कर लिए, सही है? किस पे? इन यूनिट्स पे भी कर लिया और
इन यूनिट से भी अकाउंट फॉर कर लिया क्योंकि मैंने इसको भी वैल्यू कर लिया है, 15 यूनिट को भी वैल्यू कर लिया था। ऑलराइट, अब कौन सी रह गई? ये पोर्शन रह गया और ये रह गया, सही है। व्हाट आई विल डू इज आई विल सबट्रैक्ट, सी प्रॉफिट स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास दो टाइप्स की हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, दैट इज व्हाट माय रेंट, और मेरे ख्याल सैलरी। बताएं फरीद, जस्ट टेक अ लुक एट द एग्जांपल। रेंट है, रेंट क्या है मेरा? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, हमारा खान की सैलरी, फिक्स सेलिंग है। टेक अ लुक एट द एग्जांपल। टेल मी, रेंट इज व्हाट? Rent is a variable cost. वेरिएबल कॉस्ट। Yeah. No, it's a फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। You have to remember हम cost by behavior के बारे में बात कर रहे हैं। The behavior of this cost is contributing at what? Production first और selling first? Production. Production होगी तो सेल होंगी ना। ये बेचारी क्या कर रही? Her salary is a part of what? Fixed? Selling. You have to be very good at and very vigilant at this. क्या क्या वैल्यूज हैं? फिक्स प्रोडक्शन कितना है, रेंट कितना है? 8,000 and एक चीज़ ऐड कर लें ज़रा अपने पास एग्जांपल में so इसकी एक्सेप्टेड है। एक चीज़ ऐड कर लें अपने पास। एक्चुअल रेंट है हमारे पास, दैट इज 8,500। एक्चुअल रेंट है हमारे पास कितना? 8,500, ठीक है ना? ये ऐड कर लेंगे एग्जांपल में। अच्छा, अब बजट रेंट मेरे पास कितना है? 8,000 और एक्चुअल कितना है? 8,500, ठीक है। तो मैं क्या अकाउंट फॉर करूंगा यहाँ पे? एक्चुअल रेंट विच इज 8,500, ठीक है ना? क्योंकि ऊपर भी सारा डेटा मैंने एक्चुअली लिया है। This gives you 12,500। रेंट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है फरीद? कैन यू प्लीज कैलकुलेट? 53,000, ठीक है। लीव 2 पेजेस फॉर दिस, इसके बाद इसी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना? विल डू मार्केट्स लिमिटेड। अभी वर्कशीट शुरू करते हैं ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग पे हाथ सेट हो जाए हमारा। Alright guys, we're gonna start reading this question. Very important, very difficult in comparison to the recent questions that have been tested regarding marginal and absorption costing. But if you're able to comprehend all of this, then it will be very easy for you to attempt past paper questions. Marcus Limited has been in the business for several years. The selling and variable cost structure of the business has not changed for several years and is as follows. Selling price दे दी, variable cost per unit देख लेते हैं, direct material, labor, direct production expenses, direct selling expenses। अच्छा, सारे variable cost माइनस कर दिए selling price से, 30 आ गया। और फिर क्या आया हमारे पास? 33 क्या represent कर रहा है? Excellent. This is your contribution per unit। ऑलराइट, जब आप सेलिंग प्राइस से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एनी प्रॉब्लम?
अदर डेटा, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल कितना दिया हुआ है 19,000. यू हैव टू मेक ए नोट फॉर योरसेल्फ. नॉर्मल प्रोडक्शन मींस बजटेड प्रोडक्शन. नॉर्मल प्रोडक्शन मींस budgeted production slash actual budgeted level, activity level. Budgeted production slash budgeted activity level. ये वो प्रोडक्शन है जो आपने सोची थी. ऑलराइट, आगे चलते हैं. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने दिए हैं? 133,000. अभी इसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं कि ये एक्चुअल डेटा है या बजटेड है. ओके. फिक्स सेलिंग कितने हैं? 123,500. फिक्स एडमिन कितने हैं? 161,500. देख रहे हैं हम अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल वेरिएशन आ गया, एकदम फॉर्मल हो गई ये चीज़ें. एक्चुअल डेटा इन यूनिट्स फॉर द 2 years एंडिंग 30 जून इज 2008-2009 के लिए ओपनिंग यूनिट्स दे दी हैं, प्रोडक्शन दे दी और सेल्स दे दी. Similarly, इसके लिए भी दिया हुआ है. The actual fixed production overhead for the year ended 30 June 2008 is 146,250 and 30 June 2009 is 125,120. यार यहाँ पे you have to be very careful. क्या दिया हुआ? Actual fixed production overhead. Similarly, ऊपर भी ये चीज़ लिखी हुई थी. लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई? Can you see it? फरीद, नीचे अगर ये एक्चुअल का वर्ड यूज कर लिया तो ऊपर वाला डेटा क्या हुआ? इसका मतलब बजटेड. ये डेटा क्या हुआ मेरे पास? राइट दिस डाउन, बजटेड. अगर नीचे वाला एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 2 सालों का. ऑलराइट, नाउ you have to prepare a profit statement. For that you need to be very good at determining the approach. Approach क्या है? पहले तो मैं फॉर्मूला यूज़ करके ओपनिंग या क्लोजिंग यूनिट्स निकालूंगा. कैसे? यूनिट सोल्ड इज इक्वल्स टू जो भी पिछले साल के यूनिट्स पड़े हैं, दैट इज ओपनिंग यूनिट्स, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग यूनिट्स. यूनिट सोल्ड कितने हैं 2008 के मेरे पास? ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? फरीद, प्रोडक्शन कितनी है? 19,500. तो क्लोजिंग कितना आ जाता है? 2,200. सही है. अच्छा, एग्जाम स्मार्टनेस. सर वो जो 2009 की जो आपके पास ओपनिंग है ना, वही तो 2008 की क्लोजिंग होगी. हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता. ऑलराइट, नो ऑफेंस. हर कोई इतना स्मार्ट नहीं है कि वही चीज़ पिक कर लेगा एग्जाम में या कर लेंगी. ऑलराइट, नाउ फॉर 2009 कैन यू डू दिस फॉर मी? यूनिट्स निकाल के देना मुझे. फरीद 2009. Okay guys, pay attention on the board everybody. सेल्स देखते हैं हमारे पास. सेलिंग प्राइस कितनी है? मैं सिर्फ 2008 में हेल्प करूंगा. सेलिंग प्राइस कितनी है? 63. यूनिट सोल्ड कितने? 20,000. कैन यू फाइंड आउट सेल्स फॉर मी प्लीज? बताएं कितनी आ रही है सेल्स 2008 की? बताएं सेल्स क्या आ रही है फरीद? कैलकुलेटर. 520,000. डॉलर साइन लगाया हुआ ना, यूनिट्स नहीं आएंगे यहाँ पर. That's also an error students usually make. That's not a dollar sign. That's units. Data in units लिखा हुआ है यहाँ पर. तब मुझे डॉलर में निकालनी होंगी सेल्स, तो क्या करूँगा? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है? You've done this before.
अब क्योंकि हम मार्जिनल के हिसाब से बना रहे हैं तो पहले मुझे क्या अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हेडिंग दे रहा हूँ मैं ये। डू आई हैव एनी ओपनिंग इन्वेंट्री? आई डू हैव ओपनिंग यूनिट्स फरीद, बट हाउ डू आई असाइन अ डॉलर वैल्यू टू दीज ओपनिंग यूनिट्स? कितने ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास? 2000। कैन यू सी द कर्सर? कितने ओपनिंग यूनिट्स? 2000। अब हेडिंग क्या दी हुई है मैंने यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर हियर। I'll just take them. Direct material, direct labor, direct production expenses. क्या direct selling expense मेरी cost of production में आएगा? क्या direct selling expense आएगा मेरे पास cost of production की portion में? उसके नाम में ही लिखा हुआ direct selling है. It is not a production cost. जैसे मायरा खान की सैलरी थी, सही है? तो we will not account for this in my वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नीचे जितनी भी दी है वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है ना? फिक्स्ड है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या आ रहा है टोटल इन तीनों का। 18 + 8 + 6 क्या आती है एक यूनिट की कॉस्ट? 25 पर यूनिट आ रही है और ओपनिंग यूनिट्स कितने मेरे पास? 2800। तो कैसे आएगा? 2800 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता? What? 70,000। एनी प्रॉब्लम? फरीद आप एरो बना के लिखेंगे अपने पास ये 2800 मल्टीप्लाई बाय 25। देन आई विल गिव हेडिंग ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने जो एग्जांपल किया था उसमें कोई ओपनिंग इन्वेंटरी थी नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी फरीद? यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 19,500 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 25। तीनों को मैंने ऐड करके लिख दिया है। क्या आता? कश्यप 487,500। कैन यू प्लीज ऐड देम अप? क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी? कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के फरीद? 2200 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ये सारा कॉलम ही कितने यूनिट्स पे चल रहा था? किस वैल्यू पे वैल्यू हुआ भाई? 25। तो यूनिट्स कितने हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के? 2200 मल्टीप्लाई बाय क्या आता? फरीद यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द कैलकुलेशंस प्लीज। यस। 55,000। बताएं क्या आ रहा? 502,500. Alright. Then this minus this you'll get what? What's the value that you're getting? 763,800. 763,800. 800. Do I have any other variable costs? Yes. Do I have any other variable costs? I think I do. Seven. Which is what? 7 Direct selling expense of dollar. How much? How much is it? $5। अब ये कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई होगी? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड, किससे मल्टीप्लाई होगी? ये कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई होगी फरीद? इसके नाम में एक्टिविटी मेंशन हुई हुई। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ ना। So this cost is dependent on units sold or units produced?
यूनिट सोल्ड, डायरेक्ट सेलिंग लिखा हुआ, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द एक्टिविटी. ओके, so I'm going to subtract one more cost, less direct selling. देखें ये कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में अब, अगर आप एग्जाम्पल रिकॉल नहीं करेंगे. किससे मल्टीप्लाई हुआ? यूनिट सोल्ड से. बताएं क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके यूनिट सोल्ड से? यूनिट सोल्ड आर व्हाट? यूनिट सोल्ड कितने हैं मेरे पास? 20,100 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आता? $20,100 multiplied by 5, guys. Everybody. Yes. 100,500. Now, since you've subtracted all variable costs, you'll get contribution, which is कितना आ रहा है कैसे? ठीक है. Now, what other costs do I have? कौन सी फिक्स कॉस्ट है मेरे पास? Let's take a look at the question. Let's find out. ये रहा डेटा मेरे पास. एक मेरे पास बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स सेलिंग है, फिक्स एडमिन है. क्योंकि ये दोनों के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये दोनों भी बजटेड ही हो जाएंगे मेरे. ठीक है. नीचे एक एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, तो अगर मेरे पास एक्चुअल डेटा दिया हुआ है ना तो मैं एक्चुअल ही रिकॉर्ड करूँगा, और बजटेड दिया हुआ होगा तो फिर बजटेड. एक्चुअल नहीं दिया हुआ होगा तो बजटेड पे काम होगा. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. मुझे बताएंगे एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है नीचे? 146 2 250. Then fixed selling overhead कितना? फिक्स सेलिंग ओवरहेड फरीद, फिक्स सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ? या 123,000. फिक्स एडमिन 161,000. Just extend these lines. So. Can you please tell total fixed costs? 431,250. And net profit is? 350 or something. I'll check. Just hang on. 232,050. Okay. All right. Great stuff. I want you to do 2009 by yourself. Speed up. Today we're going to discuss absorption costing, guys. बहुत relevant, बहुत important है. इस पे एक या दो MCQs कंपलसरी होंगे AS की.
और क्वेश्चन 4 में अगर आ गया तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसकी। ठीक है, डिस्कस करते हैं। हम एक सिचुएशन लेके चले थे, एक एग्जांपल लेके चले थे। मुझे एक बात बता,